हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे, एकदम बताएंगे ऑडियो वीडियो कैसी है मेरे दोस्त, विजुअल है क्या। ऐसी मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी होगी, एकदम बेहतरीन होगी। ठीक है। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे और एकदम बेहतर तरीके से अपनी कक्षा को करेंगे। तो प्यारे दोस्त, आज की जो कक्षा है मेरे दोस्त हमारी, इस कक्षा को हम लोग करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना दोस्त? तो देखेंगे इसको ध्यान से क्या कह रहा है और सारी चीज़ों को समझ करके हम लोगों को चलना होगा। ठीक। तो देखो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने जो कर लिया था वो हम लोगों ने वर्णमाला जो है आधे से ज़्यादा हम लोगों ने कर ली थी। आज मेरा ये प्रयास रहेगा कि वर्णमाला को आज हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें, लेकिन थोड़ी सी उसके लिए गति बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आपको भी और मुझे भी, दोनों को गति बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के आज वर्णमाला पूर्ण हो जाएगी। कल हम नया टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिएगा, सब लोग आ जाइएगा। लुंठित, आप कहोगे लुंठित क्या होता है? देखिए, लुंठित का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है जीव के, जो है एक प्रकार से मैं कह दूं कि जीव का आगे से मुड़ना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? जीव का आगे से मुड़ना। जीव का आगे से मुड़ना अर्थात मैं कह दूं कि इसके उच्चारण में जीभ जो है आगे से मुड़ेगी। यानी कि लुंठित के उच्चारण में जीभ जो है हमारी वो क्या होगी? आगे से मुड़ जाएगी। अर्थात मैं आप लोगों से बताऊं इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण करने पर, ठीक है, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है। क्या है? जिसके जिनके उच्चारण करने पर, या जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण करने पर, जिस व्यंजन जिस व्यंजन ध्वनि के जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर जीभ की नोक वायु से जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है। रगड़ खाकर खाकर कांपती है। आप उच्चारण करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। मैंने कहा जीभ का आगे से मुड़ना लुंठित कहलाता है। मैं कह दूं कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ की जो नोक है, ये रही हमारी नोक, मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूं, ये है हमारी नोक, ये वायु से रगड़ खाकर कांपेगी। अर्थात ये जो मतलब हमारी जो जीभ की नोक है, ये कंपन उत्पन्न करेगी। अब इसके कंपन से याद आया कि इसको हम, इसी को ही लुंठित को हम प्रकंपित भी बोलते हैं। लुंठित को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी मेरे दोस्त हम इसको कहते हैं, या फिर कंपन जात भी हम इसको कहते हैं, या फिर कंपन जात व्यंजन भी मेरे दोस्त हम इसको कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन के नाम से आ जाए तो भी रे लगाना है। और मेरे दोस्त, जीभ का आगे से मुड़ना क्या कहलाता है? लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है। आगे अगर बात करूं कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ उच्चारण जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण करने पर जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपेगी, आप मेरे दोस्त रे व्यंजन को लीजिएगा और रे का उच्चारण करोगे तो आपकी जो जीभ की नोक है वो कंपन कर रही होगी। इसीलिए उसको मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त मैंने लिख दिया रे, उच्चारण करके देख सकते हो, रे रे रे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का रे ही हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। सैटरडे के दिन क्लास नहीं ली थी। जब कुल स्वर पूछे तो 13 बताना, PYQ में 13 ठीक किया, 13 तारीख किया, गलत हुआ क्लियर करिए। देखो, PYQ की बात अगर मैं करता हूं मेरे दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को बताया था वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से बताया था। भाई मैं ये बताता बताता थक गया कि भाई मैंने जो पढ़ाया था वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से पढ़ाया था, जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, उसमें आयोग ने 13 माना था, बोर्ड ने, तो मैंने 13 बताया था। लेकिन कायदे में होते हैं 11,
उस पर बच्चों ने वो भी दायर की थी आपत्ति, लेकिन बोर्ड ने अपनी मनमानी की। लेकिन अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तक में साफ साफ 11 स्वर दे रखे, तो आपको 11 ही चयन करने, कोई भी परीक्षा आ जाए, सीधी सी बात है। अब इसका मेरे दोस्त एक ही बार में मैंने निवारण आपका कर दिया है। आप उच्चारण करके देख सकते हो, इसमें रे जो है, रे 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 रे, तो यही तो है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, लुंठित व्यंजन। बात समझ में आ गई। 4 दिन साहित्य, 2 दिन वो चलेगा, जो 2 दिन साहित्य 4 दिन व्याकरण चलेगी, ये था रूल। सैटरडे के दिन क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि अन्य शिक्षक की कक्षा थी, जिसके कारण मेरे समय पे भी कक्षा चल रही थी, इसलिए मुझे अपनी कक्षा को हटाना पड़ा था। ये कारण था सैटरडे की कक्षा का, वरना सैटरडे भी कक्षा होती। ठीक है ना। तो चलिएगा, ये होती है लुंठित व्यंजन। अब देखिए इसमें एक मुख्य बातें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। रे, रे के ऊपर मेरे दोस्त आप लोगों को कुछ मतभेद देखने के लिए मिलेंगे कि रे क्या है। तो यहां देखिएगा मेरे दोस्त क्या होगा, रे का जो सामान्य रूप होता है आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे राजेश लिखा मैंने, राजेंद्र लिखा है, रवि लिख दिया है ना, या मैं कह दूं मैं कह दूं राजा, मैं कह दूं राजा, तो ये रे का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका सिंपल तरीका हो जाएगा। रे का मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल तरीका हो जाएगा, अर्थात मैं कह दूंगा सामान्य रूप मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका सामान्य रूप मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, और इसी को इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई सबकी, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात इतनी। कुल स्वर पूछे तो भी 11 लगाइयो, और अगर मूलतः पूछता है, परंपरागत रूप से पूछता, तब 13 लगाइयो। मूलतः में तब जोड़ते हैं अयोग बहा में, अब नई नई पुस्तकों में बिल्कुल भी नहीं जोड़ करके आ रहे। इसमें एक और चीज लिखी हुई आ रही है कि अयोग बहा ऐसे कौन से व्यंजन है ना स्वर में जुड़ते हैं ना व्यंजन में, इसीलिए उसको मेरे दोस्त अयोग बहा कहा जाता है। ये बात का ध्यान रखना। अब देखिएगा मेरे दोस्त आप लोगों से मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां पर देखिए राजा, राजेंद्र, रवि, ये हो गया है रे का सामान्य रूप। रे का रेफ रूप हो गया ये वाला, दुर्जन निर्धन वाला, और रे का जो पदेन रूप हो गया मेरे दोस्त ये वाला हो गया। हमेशा जो होगा रेफ रूप जो होगा वो मेरे दोस्त आधा बनेगा, ये बात का ध्यान रख लेना। रेफ रूप वाला जो रे होता है वो आधा बनता, उड़ने वाला जो रे होता है वो आधा बनता है, बाकी सब पूर्ण रूप बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे दोस्त आप लोगों से किस तरीके से इसमें रे से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, रे वर्ण से संबंधित, वो सारी चीजें एक ही बार में एक ही डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए रे जो है अल्प प्राण में भी आएगा, रे जो है घोष और सघोष में भी आएगा, रे व्यंजन लुंठित ध्वनि या कंपित ध्वनि भी होता है, रे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन भी होता है, और रे व्यंजन वर्तस्य व्यंजन भी होता है, रे व्यंजन लोडित ध्वनि भी होता है, रे व्यंजन असक्त व्यंजन भी कहलाता है। रे के प्रचलित रूप 3 होते हैं मेरे दोस्त, मैंने बताया, सामान्य, पदेन रूप, और एक होता रेफ रूप। तो देखिएगा उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त मैंने यहां पर ये दिया है, मेरे को रे निकला हुआ है, ये हो गया, और एक ये रेफ रूप मैं लिख देता हूं, ये रेफ रूप हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। ये आपका आपका क्या कहलाएगा, ये आप लोगों का राष्ट्र जो दिया है ये आपका मेरे दोस्त पूर्ण रे के रूप में आता है। ट्रक वाला जो होता है वो भी मेरे दोस्त पूर्ण रूप में आता है, ये ट्रक वाला भी पूर्ण रूप में ही आता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये आ रहा देखो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया, रे का रेफ रूप सर्म, दुर्जन, इस तरीके से उड़ने वाले रे को बोलते हैं, और रे का पदेन रूप ये होता है जो आप लोगों का ये आता है, ये पदेन रूप के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं जो कि मेरे दोस्त मैंने आप लोगों के लिए बताएं। और रे किस तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, वो सब आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है मेरे दोस्त। ठीक है। और हाँ, रही बात पॉलिटी की कक्षा की, मैं पॉलिटी की कक्षा के लिए आप लोगों को बता देता हूं। पॉलिटी की कक्षा मेरे दोस्त आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी आज की कक्षा। कारण रहा है कि कोई टेक्निकली मतलब माइक में कोई दिक्कत आ गई थी, ये देखो टेक्निकल है, ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता, खराब हो सकता, मैं पढ़ा रहा हूं मेरा ही खराब हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज मैं घर से ही पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, तो ऑफिस से तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम तुरंत तो दूसरे स्टूडियो में चले जाते हैं, चलो भैया क्लास स्टार्ट हो जाती है, लेकिन घर में तो एक ही स्टूडियो रहता। ठीक है, तो इसीलिए मेरे दोस्तों वो आज आपको आज वाली जो कक्षा है वो सही करा करके माइक को आपको रिकॉर्ड फॉर्म में आपकी कक्षा आज वाली वो दे देंगे। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात बता दो जल्दी से, इतनी बात बता दो मेरे दोस्त जल्दी से, थम्स अप करके फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से।
इतनी बात बता दो मेरे दोस्त जल्दी से थम्स अप करके। यहां तक क्लियर हो गई है ना? थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत गजब। चलिए वीरो, क्लियर है सबकी? नहीं नहीं, रुक रुक कर नहीं चल रही है मेरे दोस्त क्लास, आप उसकी टेंशन मत लो। यहां से मैं दो कक्षाएं और ले चुका हूं मेरे वीरो। मैं दो कक्षा आप लोगों की ले चुका हूं यहां से ऑलरेडी। एक 8 बजे, एक 10 बजे, और ये आपकी दूसरी क्लास है, एक है 2 बजे कक्षा। ठीक है, तो परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है आपको। ठीक है, परेशान होने वाली तो आपको कोई बात ही नहीं है। फिर आगे देखता हूं। ठीक, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे दोस्त? इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रे वर्ण किस व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है, इनमें से एक विकल्प मिलेगा। देखो ये दो दो जो हैं ये मेरे दोस्त नए हैं, आप लोगों के देखने के लिए मिले होंगे। ये दो चीज नहीं मिली होगी कि रे को लोणित ध्वनि भी कह देते हैं, रे को जो है असक्त व्यंजन भी हम लोग कह देते हैं। ये बात का ध्यान रखना। रे को जो है असक्त व्यंजन भी हम लोग कह देते हैं, ये बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप सभी विद्यार्थियों को पता चल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? एक भैया पूछ रहे हैं भैया जी ट्रक में कौन सा रे है, तो मेरे दोस्त ट्रक में पदेन रूप है ये आपका, ये वाला, ये पदेन रूप होता ट्रक में। बात समझे? बात क्लियर है? जो चीज नहीं मिलती रहे उसको जोड़ते रहना मेरे दोस्त, जो चीज नहीं मिलती रहे उसको जोड़ते रहना मेरे दोस्त, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या के। ठीक है, चलिए आगे देखो। आगे देखो मेरे दोस्त क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। हाँ जी, आगे आता है पार्श्विक व्यंजन। अब आप कहोगे पार्श्विक क्या होता है? अब आप कहोगे भैया जी पार्श्विक क्या होता है? ठीक है, पार्श्विक किसे कहते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं, उसको ध्यान में रखना है। मैंने पहले जो है हाँ राष्ट्र वाले को सामान्य रूपों में बता दिया था, लेकिन बाद में मैंने अगली कक्षा में उसको मैंने संशोधन करके बता दिया था कि इसको पदेन रूप के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, संशोधन वाली कक्षा मेरे दोस्त शायद आपने नहीं देखी है। ठीक है, मैंने बताया था कि हाँ ये गलत बोला गया था, उच्चारित गलत हो गया था मुझसे, उसको संशोधन कर लेना। अगली कक्षा में बता दिया था दोस्त, उसको सही कर लेना, कोई बात नहीं। जिन्होंने आपने मुझे लगता क्लास नहीं देखी होगी वो वाली। चलिए, अब आता है मेरे दोस्त पार्श्विक। अब आप कहोगे पार्श्विक किसे कहते हैं सर? जीव के अगल बगल का भाग होता है। पार्श्विक का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है? जीव के अगल बगल का भाग, जीव के अगल बगल का भाग, यानी कि अगल बगल का भाग, जीव के अगल बगल का जो भाग होता है, ये जो हमारी जीव है, ये जो हमारी जीव है ना मेरे दोस्त, इस जीव के अंतर्गत आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? अब देखो, अब इसको ध्यान में रखना है किस तरीके से होगा। मैंने राष्ट्र बता तो दिया मैंने, किसके अंतर्गत आएगा? पदेन रूप के अंतर्गत आएगा। जैसे प्रकाश है उसी के अंतर्गत आएगा। प्रकृति में प्रय आ रहा है तो पदेन रूप के अंतर्गत आएगा। पै में को रे निकला हुआ है तो वो पदेन रूप में आएगा। ये लिखा तो है देखो, अगर ऐसे हो उड़ने वाला रे तो रेफ रूप, अगर ऐसे पूरा रे बना हुआ हो, ठीक है, तो आपका सामान्य रूप, और अगर ऐसे हो इस तरीके से, या फिर ऐसे हो ट्रक, या फिर ऐसे हो मेरे दोस्त राष्ट्र, तो आपका होगा कौन सा? रे का पदेन रूप होगा। समझ में आ गई? उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हाँ, राष्ट्र में पूर्ण रे केवल ये बनता है आधा, केवल ये बनता है आधा, बाकी सब पूरे बनते हैं, बाकी सब पूरे बनते हैं। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई? चलिए
आगे देखो पार्श्विक। अब आप कहोगे भैया जी पार्श्विक की क्या परिभाषा होती है। मैंने कहा देखो पार्श्विक को आप जानते होंगे मेरे दोस्त, लय ध्वनि होती है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ जो है श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है, क्या बनेगी, उच्चारण करके देख लेना आप। जिस व्यंजन जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ, हमारी जो जीभ है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जीभ श्वास वायु के श्वास वायु के श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है, मार्ग में खड़ी हो जाती है। और जो हमारी जो वायु है, श्वास वायु है, ठीक है ना, उसके बगल से निकल जाती है, और श्वास उसके बगल से निकल जाती है, और श्वास उसके उसके बगल दिया ना, अगल बगल, उसके बगल से प्रभा हो जाती है, उसके बगल से प्रभा हो जाती है, प्रभा हो जाती है, उसी को कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। आप कहोगे कौन सी होती है, केवल और केवल मेरे दोस्त लय जो ध्वनि होती है वो पार्श्विक होती है। आप इसका उच्चारण करके देखिएगा, आप इसका उच्चारण करके देखो, देखो मेरी जीभ देखो, ले, मैंने क्या कहा, ले, और दोनों साइड है खाली, अगल बगल। यहां देख सकते हो वीरो, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में, श्वास वायु के मार्ग में बीच में खड़ी हो रही होगी, देखो ले, और श्वास वायु उसके बगल से प्रवाह हो रही है, उसी को ही मेरे वीर पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है, और अगर परीक्षा में भी आएगी तो आपको इसी तरीके से मेरे दोस्त परिभाषा चयन करनी है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया है तो इस बात को अपने दिमाग में बसा लेना मेरे दोस्त, गलती बिल्कुल ना होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, यही होता है मेरे दोस्त पार्श्विक ध्वनि। आगे आता है काकल्य वर्ण। आप कहोगे काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, आप कहोगे मेरे दोस्त काकल्य वर्ण कैसे होता है, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। भैया जी काकल्य का मतलब होता है एक है जो व्यंजन ध्वनि होती है, जिसको स्वर यंत्र ध्वनि भी कहते हैं, स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं इसको, किसको, केवल है को। अब काकल्य इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेरे दोस्त मुख गुहा का सबसे ज्यादा अहम रोल होता, अर्थात जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, मैं कहूंगा मेरे दोस्त परिभाषा, मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जिस व्यंजन ध्वनि के जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, खुली रहती है, और और वायु और वायु बंद कंठ को खोलकर और वायु बंद कंठ को बंद कंठ को खोलकर बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, झटके से बाहर निकलती है उसे मेरे दोस्त हम काकल्य वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना। लय और णय के योग से मिलकर बनता है विशिष्ट व्यंजन, लय और णय के योग से, जैसे कुलकर्णी बोलते हैं ना, कुलकर्णी, वही होता है विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मेरे दोस्त प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा किस तरीके से, मैंने कहा ये जो प्रैक्टिकली है आप इसको करके देख सकते हो। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त हा, ये आ गया है, क्या आ गया मेरे दोस्त, है। आप कहोगे कैसे, आप कहोगे कैसे मुख गुहा खुली रह गई। भैया जी ये देखो, ये है मेरे दोस्त आपका मुंह,
मुख गुहा है ये आपकी, यही तो है मुंह। आप इसका उच्चारण करो, आप इसका उच्चारण करके देखियो मेरे दोस्त, इसका जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने पर मुख गुहा है, देखियो, है, ये है मुख गुहा, और ये खुली रह रही है, और कंठ है यहां पर, इसका उच्चारण हो रहा है, मुख गुहा खुली रहती है, और मेरे दोस्त वायु को जो झटके से बाहर निकल जाएगी कंठ को चीरती हुई सी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोल करके झटके से बाहर निकल जाती है, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते। कभी जीवन में परिभाषा के साथ नहीं भूलोगे इसको, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बात समझ में आ गई क्या ना। भाषा बोली मेरे दोस्त शनिवार और शुक्रवार के दिन होगी, 2 दिन साहित्य, 4 दिन व्याकरण। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, सब चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार वीरो थम्सअप करके बता दीजिएगा, हाँ जी इतनी बात क्लियर हुई क्या ना, इतनी बात क्लियर हुई क्या ना। देखिए, परिभाषा का सबसे ज्यादा अहम रोल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ ली जाए तो कभी आप इसमें मार ना खाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परिभाषा की कितनी आवश्यकता होती है आगे चल करके। इसीलिए मेरे दोस्त मैंने आपको बताया है। समझ में आ गई वीरो, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही क्लियर, एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, गजब। हाँ जी, मुख गुहा का मतलब होता है जो हमारा मुख होता है ये। हा हा, आपने देखा भी ना है कि क्या बोलते हैं उसे, जब भी हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा हो, प्रैक्टिकली करके देख लो, कि जब भी कोई छोटा बच्चा हो, है ना, तो अगर हम है में अगर स्वर का उच्चारण करेंगे, है में अगर स्वर को लेंगे तो कहते हैं ना, हो हा, है, इस तरीके से। तो मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल जाती है, उसको ही कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलिए, आगे देखो मेरे दोस्त, आप लोगों को मिलेगा उत्क्षिप्त व्यंजन। आप कहोगे भैया जी उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें समझा दीजिएगा। तो मेरे वीरों, आपको बता देता हूं, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, यहां ध्यान से देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर या जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर, जीभ ऊपर उठकर, ऊपर उठकर तुरंत, तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, उसको मेरे दोस्त हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। आप कहोगे कैसे, इसको और हम क्या नाम देते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्तों, इन्हें हम उत्क्षिप्त के नाम से तो जानते ही जानते हैं, इन्हें हम ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। इन्हें हम मेरे दोस्त विकसित वर्ण भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विकसित, विकसित वर्ण भी हम कहते हैं। इन्हें हम मेरे दोस्त संकर वर्ण भी कहते हैं, इन्हें हम संकर वर्ण भी कहते हैं। इन्हें हम मेरे दोस्त फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप करके बताओ। क्लियर है या ना।
क्लियर है? चलिए, अब इसको और क्या बोलते हैं? फेंका हुआ तो है ही, एक इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इसमें दो गुण होते हैं। कौन सा गुण? एक ऊपर जाने का जीभ का और एक तुरंत नीचे आने का। ये दो गुण होते हैं, इसीलिए इसको द्वित्व व्यंजन हम कहते हैं। सॉरी, द्विगुण व्यंजन हम इसमें इसको हम कहते हैं। आगे आप कहोगे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है ये ढ और एक होता है ये वाला ढ। इसकी पहचान होती है क्या? इसकी कुछ पहचान ऐसे होती है कि मेरे दोस्त, इसका जो प्रयोग होता है वो कभी भी स्वर के, कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत से नहीं हो सकता। इसका जो मेरे दोस्त प्रयोग है वो कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत से नहीं हो सकता है। ये बात का ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे? देखो, मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें लिखी हैं। किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। एक तो ये वाली बात देखो, जैसे डमरू, डमरू, ढक्कन, ढोलक, इसकी पहचान यही है कि इसकी शुरुआत में, यानी कि ये किसी भी शब्द के शुरुआत में मेरे दोस्त प्रयोग में नहीं आएगा। आगे क्या दिया है मेरे दोस्त आपका? द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। आप कहोगे द्वित्व व्यंजन क्या होता है? भैया, द्वित्व व्यंजन की परिभाषा बनेगी कि जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। क्या बनेगी द्वित्व व्यंजन की? जब दो समान व्यंजनों के बीच, जब दो समान व्यंजनों के बीच, व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, कोई स्वर न हो, उसको कहते हैं मेरे दोस्त हम द्वित्व व्यंजन। उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। इसको हम युग्मक, युग्मक व्यंजन भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? युग्मक व्यंजन भी मेरे दोस्त हम कहते हैं। ये बात का ध्यान रखना। किसी भी नाम से आ सकता है ये इनमें से किसी भी नाम से आ सकता है, किसी भी नाम से मेरे दोस्त आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको सामने बता रहा हूं। अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कतई नहीं होता है। देख सकते हो रिकॉर्ड और बोर्ड। डे और ठे के तुरंत पहले, डे और ठे के, डे और डे डमरू और ठे ठे ठटेरा, इसके पहले या इसके बाद अनुस्वार हो तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जैसे ग्राउंड शब्द उदाहरण के तौर पर दिया है, तो देख सकते हो डे के पहले अगर अनुस्वार दिया है तो भाई मेरे दोस्त, या तुरंत बाद हो या पहले हो, तो मेरे दोस्त इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। ढक्कन में कहां आ रहा? रे ये वाला ढ है, ये वाला ढ है, ये वाला, ये ढक्कन में ये वाला थोड़ी आ रहा, ये वाला थोड़ी आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात क्लियर हो रही है ना? सारी चीजें इससे संबंधित मुख्य तथ्य हैं। ये उत्क्षिप्त से संबंधित तथ्य हैं। शब्द के बीच में कैसे आएगा? जैसे मैं लिख दूं सड़क, ये आ गया, देखो ये है उत्क्षिप्त व्यंजन, ये है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन सड़क, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। बात समझे? बात समझे या ना? बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? एक बार थम्स अप करके बता दो बस। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो थम्स अप करके। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में जो जानकारी दी है वो मेरे दोस्त आपको क्लियर हुई है ना? इसको युग्मक ध्वनि के नाम से भी कहते हैं। ये जो है विद्युत व्यंजन है, इसको युग्मक ध्वनि के नाम से भी कहा जाता है। जब आगे चल करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। समझ में आई? क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन समझ में नहीं आई मेरे दोस्तों। देखो, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप कहोगे देखो, ल है, ल है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर तो नहीं है, इसीलिए इसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसीलिए इसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। समझ में आ गई वीर? हर वह प्रयास आप लोगों के लिए किया जा रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। आप निश्चिंत रहें। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा ये आ गई। अभी अभी मैंने बताई द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? कि जब दो समान व्यंजनों के बीच, जब दो समान व्यंजनों के बीच, इस पर आधारित आपको प्रश्न मिलेगा, द्वित्व व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? जब दो समान व्यंजनों के बीच,
बीच कोई स्वर ना हो, कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। आप कहोगे कैसे? देखिए दिल्ली वाला जो है, दिल्ली वाला जो है, ये दिल्ली वाला, ये वाला दिल्ली वाला सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया। बताओ पूछा गया कि नहीं पूछा गया? बताओ पूछा गया कि नहीं पूछा गया मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ। पूछा गया कि नहीं पूछा गया? बिल्कुल पूछा गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो रही है नहीं? बस अंतर यही होता है द्विगुण व्यंजन में। अब भी अंतर ना समझ पा रहे हो तुम लोग, पता ना देना कैसी सोच है तुम्हारी। अबे भैया, जिसके इस डे के नीचे अगर ये लग रहा ना बिंदा, इस डे के नीचे अगर बिंदा लग रहा तो ये उत्क्षिप्त है। अगर ये वाला आ गए ना डे और ढे ये वाले, तो ये उत्क्षिप्त ना है, फिर ये मूर्धन्य हैं। टेठ है डेड है, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इतना अंतर ना समझ पा रहे मेरे वीर आप, इतना अंतर ना समझ पा रहे। यदि उपसर्ग आएगा तब भी मेरे दोस्त प्रयोग नहीं होता है, ये बात का भी ध्यान रखना। यदि उपसर्ग होता है तब भी मेरे वीर आपका प्रयोग नहीं होता है उत्क्षिप्त व्यंजन का। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से निडर, तो देखो निडर में भी आपका द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, शब्द के पहले उपसर्ग लगा है। ठीक है। अब मैंने कहा आप लोगों से कि जो ये द्विगुण व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन होता है, ये दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता। जब दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता, ये दिल्ली वाला क्वेश्चन कितनी बार आप लोगों की परीक्षा में आया बताओ? मैंने बताओ मेरे वीरों, ये आप लोगों की परीक्षा में कितनी बार आया है? बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात या ना? भैया जब दो समान व्यंजन है, इसमें तय आधा आ गया, तय आधा आ गया, टय आ गया, टय आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, टय आ गया, तय आ गया, तय आ गया, डे आ गया, डे आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, तय आ गया, तय आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया। सीधी सी बात है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? बेहतरीन, जबरदस्त। कलकत्ता कैसे हुआ? अरे कलकत्ता में ये आधा तैना आ गया और बाद में तैना आ गया, ये कलकत्ता में दोनों तय आधे ना आ गए, दो समान व्यंजन ना हो गए? ओ भैया वीरो, दो समान व्यंजन नहीं हो गए ये? आराम से एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पदेन रूप होगा राष्ट्रीय में। समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अब देखो आगे, द्वितीय व्यंजन हो गए। ठीक है। कभी कभी मेरे दोस्त बाई चांस आप लोगों से मांसपेशियों के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों के भेद पूछ लेता। ये थोड़ा सा डीपली जाकर के प्रश्न है आप लोगों के लिए मेरे दोस्त। आकाश गौतम मैंने जब पहली कक्षा कराई है और उसमें 53 व्यंजन बताए हैं, तो उसमें बताया मैंने कि विशिष्ट व्यंजन कौन सा होता है। अब अगर मैं एक एक कमेंट को पढ़ता रहूंगा, कम से कम 20-10,000 बालक लाइव हैं, और अगर मैं एक एक कमेंट को पढ़ता रहूंगा तो मेरे दोस्त कोर्स कब पूरा हो जाएगा वीर आपका, ये बता दो मुझे। मैंने सारी बातों को बताया विशिष्ट व्यंजन को, और जब अंत हो जाएगा आप लोगों के लिए मैं वर्कशीट भी दूंगा, जो आपके प्रश्न हैं वो मैं आपको वर्कशीट में भी दूंगा। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? अब देखिएगा, मांसपेशियों या दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों के तीन भेद होते हैं। थोड़ा सा डीपली जाएंगे तब आपसे पूछ सकता है कि ये जो मेरे दोस्त दृढ़ व्यंजन है, आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से दृढ़ व्यंजन कौन सा होता, इनके अलावा कोई और दृढ़ व्यंजन नहीं होता। दृढ़ और शिथिल व्यंजन पूछेगा तो इनके अलावा कोई और नहीं होता। मध्यम व्यंजन पूछेगा तो इनके अलावा कोई और नहीं होता। ये मेरे दोस्त आपकी कुछ डीपली इंफॉर्मेशन है, डीपली जानकारी है, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ गई वीर? समझ में आ गई बात इतनी? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात या ना सबकी? ठीक है। ये शिथिल व्यंजन और मेरे दोस्त आप लोगों के दृढ़ व्यंजन के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बात का ध्यान आप सभी को रखना है। और एक सबसे ज्यादा परेशान करने वाला प्रश्न आता आपका कि भैया जी दंतमूल और वर्तस्य व्यंजन कौन सा होता? एक तो दंतमूल होता है, ठीक है, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, कि जो वर्तस्य व्यंजन होता। देखो ये जो होते हैं आप लोगों के, जो ये शिथिल व्यंजन है मांसपेशियों के आधार पर, बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें
कि मांसपेशियों के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों के प्रकार आपको लगाने 3। इसमें एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि दृढ़ व्यंजन कौन से होते हैं जो दृढ़ता से बोले जाते हैं, वो मेरे दोस्त जिनके उच्चारण में दृढ़ता आती है, तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका टैब है ढ और ढ। शिथिल व्यंजन जिनके उच्चारण में शिथिलता आती है, जिनके उच्चारण में मेरे दोस्त मध्यम, एक प्रकार से मध्यम में बोले जाते हैं, इस प्रकार से कह सकते हो, तो आप लोग च व को लगा सकते हो। एक ही विकल्प आएगा, इनमें से एक ही पूछा जाएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो चीजें आपको नहीं मिल रही है उसको ध्यान में रखते चलना, पुराने वाले विद्यार्थी मिलाते चलना, अगर कुछ नया मिल रहा है तो तुरंत अपनी कॉपी पे लिख देना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें इसमें नई खोजी भी हैं, प्रयास किया है अन्य किताबों से, जो थोड़े से मतलब उच्च लेवल की, उच्च दर्जे की किताबें हैं उनसे। ये चीज का ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है वीर। चलिए अब देखो कैसे, अब देखो कैसे दंतमूल आता है। दंतमूल की परिभाषा कुछ किताबों में मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी, तो मेरे दोस्त यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है इसके उच्चारण में, जो हमारा वर्चस्व होता है उसके समीप पहुंच करके एक झटके के साथ मुड़ करके पीछे हट जाती इन उच्चारणों में, इनको बोलने में न न उच्चारण करेंगे, न से ले रे जे ढ और ढ, ये आप लोगों के मेरे दोस्त वर्चस्वीय व्यंजन होते हैं जिसको आप दंतमूल कहते हो। यानी कि जो हमारी जीवा नीक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी जो मसूड़े होता, हमारा जो ऊपर का मसूड़ा होता है, बात समझ में आ गई क्या ना। मैंने कहा जो हमारा ऊपर का मसूड़ा होता है उसको स्पर्श करती है, उसी बर्तस के समीप पहुंच करके ये एक झटके के साथ पीछे मुड़ जाती है, पीछे हट जाती है। आराम से स्लाइड हटाइए सर, हम लिख भी रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लिखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक और कक्षा भले ही हो जाए इसकी, होगी जरूर, मुझे दिख रहा, होगी जरूर, मुझे ऐसा दिख रहा, एक और कक्षा होगी इसकी, एक और कक्षा होगी, जब ये लिख लो तो मुझे थम्स अप कर देना। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बस एक साथ कर देना, नसर लज, नसर लज, ये दोनों को याद कर लेना, दिगुणों को, प्रत्यय पूछा जाता है, आता भी है। एक बार अगर मेरे दोस्त आपने लिख लिया हो तो मुझे थम्स अप कर देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डेफिनेशन आ जाता है एग्जाम में, क्यों नहीं आता, परिभाषा से ही तो, अगर ये शब्द भी बन रहे हैं तो परिभाषा से ही तो बन रहे हैं, पहले परिभाषा की तो खोज होगी, जब तो बाद में उदाहरणों की खोज हुई होगी, बात समझ रहे कि नहीं। आगत व्यंजन कौन से होते हैं भैया जी, मैं सब बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रख लो, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आपको कुछ मुख्य बातें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा भी। यहां देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है। संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं आप सभी विद्यार्थी या ना, बताइए, क्या मैंने संयुक्त व्यंजन करा दिया या ना, ये बता दो बस मुझे, क्या मैंने संयुक्त व्यंजन करा दिया या ना, पहले मुझे ये बता दो, क्या मैंने संयुक्त व्यंजन करा दिया या ना, ये बता दो बस। नहीं कराया ना, अब देख लो, संयुक्त से ही पता चल गया, दो वर्णों को जोड़ करके बनेगा ये वाला व्यंजन, अर्थात मैं कह दूंगा कि जो दो वर्ण, जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, जो वर्ण, जो वर्ण दो, दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, अलग अलग वर्ण जो होते हैं, विभिन्न का मतलब यहां अलग अलग से है, जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बने, योग से, योग से मिलकर, मिलकर बने, बनते हैं, उसी को ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। अब आप कहोगे कि भैया जी जो संयुक्त व्यंजन है हमारे, वो कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती, तो मेरे वीरों इनकी जो संख्या होती है वो आपकी 4 होती है, ध्यान रखना,
इनकी संख्या कितनी होती है मेरे वीरों? 4 होती है। आप कहोगे 4 कौन कौन से होते हैं? सर एक बार हमें आप बता दीजिएगा। चारों के चारों देखो, इनकी संख्या 4 होगी। इनकी संख्या 4 होती है। आप कहोगे 4 कौन कौन से होते, बताइए जल्दी से। लिख दिया सभी विद्यार्थियों ने। भैया जी 6 क्षत्रिय होता है, त्रय त्रिशूल होता है, ज्ञ ज्ञानी होता है, और एक श्रेय होता है। एक क्या होता है? श्रेय होता है। अब देखो, मैं आप विद्यार्थियों को एक बात और बता दूं। क्या है? मैं आप विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को एक बात और बता देता हूं, ध्यान से समझना है कि जो 6 क्षत्रिय है, ये कै और धन सै के योग से मिलकर बनता है। ये तय और धन रे के योग से मिलकर बनता है। ये जय और धन मेरे दोस्त आय के योग से मिलकर बनता है। और ये सै और धन रे के योग से मिलकर बनता है। इस पर आधारित एक प्रश्न और बनता वीर। इस पर आधारित एक प्रश्न क्या बनता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्त। कि क्या बनता है कि यदि, ध्यान देना मेरी बात पर, यदि स्वर स्वर रहित व्यंजन, यदि स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से, स्वर सहित स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तब क्या बनता है? तब क्या बनता है? ये मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा जा सकता है। भैया लिखाया आयो मैंने कांस्टेबल वाले बैच में, ऐसा मन ना कहा करो, देख ले करो पहले नोट से एक बार, लिखाया क्या ना लिखाया संयुक्त व्यंजन, देख लो एक बार। मैंने चित्र बना दिया ना, डायग्राम सा बना दिया, तो लग रहा होगा कि हाँ भैया जी आपने उसमें ना लिखवाया, उसमें डायग्राम ना बनाया था, उसमें मैंने सादा सीधा सा लिख दिया था। ऐसा मत सोचे करो, है ना। देखो, अब यदि स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो मेरे दोस्त क्या बनता है? आपका संयुक्ताक्षर बनता है। क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है। आप कहोगे भैया ये वाली बात साबित तो करके दिखाओ जो आपने लिखी है, बोली है। तो देख सकते हो मेरे दोस्त, ये कै जो है ये आपका स्वर रहित है। ये क्या है आपका? ये आपका स्वर रहित है। और ये सै क्या है? ये आपका स्वर सहित है। ये सै क्या है? ये आपका स्वर सहित है। तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलकर बनता है, तो मेरे दोस्त आपका संयुक्त अक्षर बनता है। और एक प्रश्न आता है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर 6 क्षत्रिय से पहले क्या आता है, तो आपका जवाब होगा कै। खत्म बात, इतनी सी। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रहा हूं, सब प्रीवियस ईयर के आधार पर मेरे दोस्त आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। सब किसके आधार पर पढ़ा रहा हूं? प्रीवियस ईयर के आधार पर पढ़ा रहा हूं। अमानक वर्ण कौन से होते हैं बता दो। मैं कह दूं मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो तो मान जाओगे मेरी बात। चलो ठीक है। ऐसे करके आप लोगों से प्रश्न मेरे दोस्त पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से प्रश्न बनते भी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को ये इतनी बातें यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी और क्लियर भी होती चली जा रही होंगी। ठीक है जी। क्योंकि मैं एक एक बात को बड़े बेहतर और बड़े बेहतरीन तरीके से दिमाग लगा करके आप लोगों को संतुष्ट करके आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ गई बात या ना? अब देखो, अब आगे इसमें क्या क्या मुख्य चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। देखो, कहीं तो आप लोगों को बालाघात मिलेगा, कहीं आप लोगों को मेरे दोस्त अनुतान मिलेगा, ठीक है, कहीं आप लोगों को बारह खड़ी मिलेगा। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। तो अमानक वर्ण क्या होते हैं, चलो अमानक पर ध्यान दे लो। अमानक अमानक करो जाओगे ना तो तुम। अमानक जो होते हैं मैं आपको बता देता हूं। मैं बताऊं, हिंदी जो आप लोगों की वर्णमाला है उसमें दो अमानक वर्ण होते हैं।
हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला में दो ऐमानक वर्ण हैं, दो ऐमानक वर्ण हैं। कौन कौन से होते हैं पता है आपको? एक होता है जय झंडा, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का वह भय, ये वाला। ठीक है, जिसको पहले क्या करते थे हम, अब तो हम ऐसे ही लिखते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब तो हम मेरे दोस्त इसको ऐसे ही लिखते हैं, झय को और भय को लिखते हैं, दोनों तरीके से मेरे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना है, क्या है कि जय और भय जिन्हें हम पहले कैसे लिखते थे, किस रूप में लिखा जाता था, जो ऐमानक रूप कहलाता था, इनका जो ऐमानक रूप था वो ये था मेरे दोस्त, इनका दोनों का, एक तो ये था और ये था मेरे दोस्त आपका भय का, ये था मेरे दोस्त ऐमानक रूप। रूप में लिखा जाता था, रूप में लिखते थे, लिखते थे, ये था मेरे दोस्त, जय और भय के रूप में मेरे दोस्त हम इसको लिखते थे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? तो ये वर्णमाला में दो अमानक वर्ण होते हैं। कुछ पुस्तकों में मेरे दोस्त आप लोगों का केवल एक ही मिल जाता होगा, ये वाला जो आता, ये वाला। लेकिन अगर डीपली पुस्तक में जाएंगे तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनको ऐमानक क्यों कहते थे? देखिए, ऐमानक का अगर मैं सीधा सीधा जवाब बताऊं तो ऐमानक अशुद्ध को बोलते हैं, और मानक जो बोलते हैं वो हम शुद्ध को बोलते हैं। मानक रूप शुद्ध वर्तनी में शुद्ध सही अक्षर कहलाते हैं, शुद्ध अक्षर कहलाते हैं, और ऐमानक जो होते हैं वो अशुद्ध को कहते हैं। ये बात का ध्यान रखता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब आगे देखो क्या है। इसकी मुख्य बातें आप लोग करते चलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। एक आता है, आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेगा, देखो अल्पप्राण महाप्राण तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बलाघात क्या होता है, परिभाषा आप लोगों से पूछी जा सकती है, या तो बलाघात की पूछी जा सकती है, या फिर मेरे दोस्त स्वराघात की पूछी जा सकती है। आप कहोगे बलाघात क्या होता है, आप कहोगे स्वराघात क्या होता है। बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है या ना? अब देखो आगे क्या होगा, ध्यान से। अरे तीन कहाँ लिख रहे हैं मानक बण, एक तो ये है और एक ये है, और कौन सा? अधिकतर पुस्तकों में जो मिलेगा ये वाला इस तरीके से भय को बना हुआ देखते होंगे, ये अमानक बण के रूप में सबसे ज्यादा देखा होगा, ये वाला अमानक बण के रूप में सबसे ज्यादा देखा होगा आपने, इसी को ही बना हुआ देखा होगा। पुस्तकों में दो ही दिए हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, परेशान ना हो गलत ना होने के। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जी, बलाघात और स्वराघात क्या होगा? शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर, अगर कोई हम शब्द बोल रहे हैं, ध्यान देना, शब्द बोलते समय, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर, अक्षर विशेष पर, विशेष पर, और 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 क्या मेरे दोस्त? शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर, और वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर, और वाक्य बोलते समय, वाक्य बोलते समय किसका प्रयोग करेंगे हम? वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है, शब्द विशेष पर जो बल, बल जानते हैं, जोर, जो बल दिया जाता है, जाता है, उसको बलाघात या स्वराघात कहते हैं। बीच में बै लिखे हैं, वो कंफ्यूज हो गया, अच्छा, ओफो,
ये बै जो लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको मैं कर देता हूं सही। बै जो लिख दिया मैंने, इससे कंफ्यूज हो गए तुम। एंड का साइन बना लो, एंड का, एंड का साइन बना लो। झ और झ और भय, झ और भय, बस इतना ध्यान। वो मैंने जोड़ने को लिखाया था, वो मैंने जोड़ने के लिए लिखा, जैसे तथा का प्रयोग ना करते, ऐसे लिखा था वो मैंने। ठीक है, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था। लो अब देख लो, अलग हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां ध्यान दीजिएगा, बलाघात मैंने बोला, स्वराघात मैंने बोला, कि अगर कोई हम शब्द बोल रहे हैं तो शब्द बोलते समय हम अक्षर पर बल देते हैं, है ना। और अगर हम मेरे दोस्त कोई वाक्य बोल रहे हैं तो हम शब्द के विशेष पर, कोई शब्द होगा उस पर मेरे दोस्त बल देते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना। अब आप कहोगे कैसे, उदाहरण के तौर पर मैं अगर आप लोगों से बात कह दूं इसकी, किसकी, बलाघात की, ये कहां पर प्रयोग होता है। इसका प्रयोग लिख दो भैया जी, इसका प्रयोग किसी कविता में, कविता, कविता, भाषण, भाषण और, कविता, भाषण और गीत, गीत, गीत में प्रभाव पैदा करने में होता है, प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है, पैदा करने के लिए, करने के लिए किया जाता है। मैंने क्या कहा, कल हम इसको पूर्ण कर लेंगे और कल कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम अपनी कक्षा में। बै क्यों लिखे हैं, अब भैया मैंने बै लिख दिया था, जैसे तथा, बै, एवं, वो ना लिख देते, इसलिए लिख दिया था, मुझसे गलती हो गई भैया, मैंने बै लिख दिया। मैं सोच रहा था आप लोगों, मैंने तो जोड़ने के लिए लिखा था दो वर्णों को, आप सोच रहे कहने ले बै भी होगा इसमें। ठीक है, अरे कोई कविता है, मान लीजिए कोई कविता हम बोल रहे हैं, है ना, उस कविता में अगर हमें कुछ प्रभाव उत्पन्न करना, तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसको हम उतार चढ़ाव के तौर पर किसी शब्द पर ज्यादा बल देंगे, किसी वाक्य पर ज्यादा बल देंगे, है ना। अगर कोई लाइन गीत की लिखी हुई है तो उस गीत की लाइन को दोबारा दोहराना है हमें, है ना। ये वहां पर बलाघात या स्वराघात का प्रयोग किया जाता है, वहां पर बलाघात और स्वराघात का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। कल हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे और कल हम इस वर्णमाला को पूर्ण कर लेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एक भैया आगत व्यंजन के बारे में बार बार पूछे जा रहे हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं आपको उनको बता देता हूं। जो आगत व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन जो होते हैं मेरे दोस्त, वो आपके कुल मायने में बात करूं तो 5 होते हैं, जो अरबी फारसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कै हो जाएगा, जिसको हम नुक्ता भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नुक्ता। ठीक है, एक जय हो जाएगा और एक फै हो जाएगा, इसको नुक्ता भी बोलते हैं, नुक्ता वाले। और इसका प्रयोग अरबी और फारसी शब्दों में होता है। अरबी और फारसी शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए संयुक्त व्यंजन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन चारों। स्वर रहित मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि कै के नीचे हलंत लग जाता है, जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो वो अपने आप में शुद्ध व्यंजन कहलाता है, फिर उसमें मेरे दोस्त स्वर का कोई रोल नहीं होता है। ये बात का ध्यान रखना, ये आपको मैं बखूबी तरीके से बता चुका हूं, समझा भी चुका हूं।
ठीक है। बाकी आगे की कक्षा में मेरे दोस्त हम कल इसको अघोष को भी पढ़ेंगे, सघोष को भी पढ़ेंगे, अल्पप्राण को भी पढ़ेंगे, महाप्राण को भी पढ़ेंगे, और 12 खड़ी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 12 खड़ी क्या होती है, 12 खड़ी किसे कहते हैं। ठीक है। और भी कुछ चीजें, संपर्क ध्वनि होती है आपकी, युग्मक ध्वनि होती है ना, जिसको संबल आप लोग कहते हो, संबल में कौन सी ध्वनि होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप ध्यान रखना। ठीक है वीर। और मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें, हिंदी की तरफ से आप मेरे दोस्त निश्चिंत रहें। ज्यादा बड़ी बात और ज्यादा बड़े वादे नहीं करता हूं, बस सीधी सी बात एक ही बोलूंगा कि परीक्षा में बात करते हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में जो चल रहा है उस पर ध्यान देना है, बाकी परीक्षा में मिलते हैं। रही बात उसकी वर्कशीट की, वो पूरी होने के बाद, ये कक्षा पूरी होने के बाद वर्कशीट आप लोगों को दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक है। कहने की आवश्यकता आप लोगों की नहीं पड़ेगी। बाकी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से 100% दे करके चल रहा हूं। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थियों के मन में खरास्टा उत्पन्न होती होगी कि भैया इनकी तो कुछ, एक भैया कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी मुझे आपकी आवाज अच्छी नहीं लगती। अब भैया आवाज में कटवा तो सकता नहीं गले को, नहीं लगती आवाज अच्छी तो आप क्यों आ रहे हो पढ़ने? एक और क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली हुई है, आप उस क्लास से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि वो क्लास पुरानी है, पुरानी चीजें हैं उसमें। अब हम जो पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, वो मेरे दोस्त उसमें जो नया परिवर्तन हिंदी में हुआ है, जहां जहां परिवर्तन, वो मैं आपको अपडेट करके दे रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ही, मैंने मेरे दोस्तों 2 दिन आपका क्या रखा था, 2 दिन मैंने मेरे दोस्त आप लोगों का साहित्य रखा है, और 4 दिन मैंने व्याकरण रखा, जिससे साहित्य को भी मैं आपका पैरेलल लेकर के चलता रहूं, कोई परेशानी ना हो। इस सैटरडे कक्षा नहीं हुई थी, कारण मैंने बताया था कि दूसरे शिक्षक की कक्षा थी मेरे ही समय पर, जिसके कारण मेरी कक्षा हटी थी। ये बात का ध्यान रखना। मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, क्योंकि मैं आपको बिना अवगत कराए छुट्टी नहीं करूंगा जीवन में कभी भी। ये बात का ध्यान रखना। कोई एट ए टाइम मजबूरी आ जाए तो भी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, मैं बिना बताए आपसे छुट्टी नहीं करूंगा। ये बात का मेरा आज इस मंच से वादा है, क्योंकि पिछले वाले बच्चे जानते हैं मैंने कितनी छुट्टी की है। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।